हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लेगरप्रेन्योर चैनल में, जहां हम लीगल से जुड़ी गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करते हैं और डिस्कस करके आपस में कुछ इंटरेक्शन करने की कोशिश करते हैं। मैं हूं कनिष्क अग्रवाल, आपका लेगरप्रेन्योर दोस्त। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले, अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है, जहां पे हमने एमिकस क्यूरी के रिकमेंडेशंस को डिस्कस किया है, तो सबसे पहले वो पार्ट 1 देख लीजिए। उसका लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूं। मैं शाउट आउट देना चाहता हूं हमारे तीनों एमिकस क्यूरी सीनियर्स को, श्री सिद्धार्थ लूथरा जी सीनियर एडवोकेट, मिस्टर आर बसंत सीनियर एडवोकेट एंड के परमेश्वर जी एडवोकेट, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इन ड्राफ्ट रूल्स को ड्राफ्ट करने में हेल्प करी है। सो सर, ट्राई करूंगा आपके सारे रूल्स डिस्कस करने के लिए इस वीडियो के अंदर। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक कमेंट छोड़ दीजिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट क्रिमिनल प्रैक्टिस रूल्स 2020 जो हैं वो इंप्लीमेंट किए हैं। अब ये जो ड्राफ्ट रूल्स हैं, इनका मतलब क्या है? सबसे पहले, ये अभी रूल्स जो हैं वो ड्राफ्ट में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दी है सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो इन रूल्स के ऊपर डिस्कस करे, इनका इम्प्लीमेंटेशन करे। सारे हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को बोला गया है कि अगले 6 महीने के अंदर इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करा जाए, और लेजिस्लेशन सेंटर को बोला गया है कि इस रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए लेजिस्लेचर लेके आया जाए। इन रूल्स के अंदर 19 रूल्स हैं जो कि डिवाइडेड है 5 चैप्टर के अंदर, और 3 फॉर्म्स दिए गए हैं। अब एक एक करके इन रूल्स को और चैप्टर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर के अंदर रूल 1 कहता है कि कोई भी मेडिकल लीगल रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसके अंदर बॉडी के स्केचेस होना ज़रूरी होगा आगे से। आपको अगर याद हो कि हमने पिछली वीडियो के अंदर ये डिस्कस किया था कि ये वन ऑफ द रिकमेंडेशंस थी एमिकस क्यूरी की टुवर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट की कुछ जगहों पे ये गुड प्रैक्टिस इम्प्लाई की गई है और अडॉप्ट की गई है, और ये हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। सो सुप्रीम कोर्ट ने रूल नंबर 1 के अंदर बोला है कि हर बॉडी स्केच के ऊपर मार्किंग्स होंगी, जहां पे जो भी इंजरीज होगी उनके बारे में पता चल सके, और स्केच आगे बॉडी के आगे का और पीछे का दोनों का होगा। रूल 2 कहता है वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी इन केस ऑफ पोस्टमार्टम। रूल 2(1) कहता है कि अगर किसी भी पर्सन की डेथ पुलिस स्टेशन या पुलिस कस्टडी में हो, तो उस केस के अंदर आईओ डॉक्टर या हॉस्पिटल को इंस्ट्रक्ट करेगा कि उस बॉडी का पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी के माध्यम से हो। इसके अंदर यह भी बोला, और बाकी किसी भी केस के अंदर फोटोग्राफी के माध्यम से पोस्टमार्टम किया जाएगा। अब मुझे यहाँ पे एक कंफ्यूजन है। एमिकस क्यूरी सर, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसके ऊपर ज़रा लाइट डालिएगा कि इसके अंदर ये बोला गया है कि बाकी सारे केसेस के अंदर फोटोग्राफी का यूज़ किया जाएगा। रूल 2(1) की शुरुआत में ये बोला गया है कि पुलिस कस्टडी या पुलिस स्टेशन की डेथ के बारे में बात हुई, बट साथ में ये भी बोल दिया गया कि बाकी सारे केसेस के अंदर फोटोग्राफी से पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो मुझे थोड़ी सी अभी कंफ्यूजन है कि ये बाकी केसेस जिसके बारे में बात हो रही है, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ केसेस, या इन्हीं टाइप के केसेस के अंदर कोई और कैटेगरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझ में आएगा तो मेरे ख्याल से इसमें क्लैरिटी आएगी। रूल 2 सब रूल 2 ये कहता है कि ये जो फोटोग्राफी है ये स्टेट अपॉइंटेड या स्टेट नॉमिनेटेड फोटोग्राफर्स के द्वारा की जाएगी, और अगर वो अवेलेबल ना हो तो किसी प्राइवेट फोटोग्राफर के द्वारा की जाएगी। रूल 2 सब रूल 3 ये कहता है कि ये फोटोज सीजर मेमो या पोस्टमार्टम का पार्ट बनाई जाएंगी। रूल 2(4) एंड रूल 2(5) ये कहता है कि आईओ को सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर एक सर्टिफिकेट देना होगा इन फोटोग्राफ्स के लिए, और ये फोटोग्राफ्स एक मेमोरी कार्ड में सेव करके ट्रायल का पार्ट बनाई जाएंगी। रूल 2(6) ये कहता है कि अगर पोस्टमार्टम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो उसके साथ ये मेमोरी कार्ड भी अटैच किया जाएगा। चलिए अब चलते हैं रूल 3 के ऊपर। रूल 3(1) कहता है कि इंसिडेंट का साइट प्लान स्पॉट पंचनामे के साथ लगाया जाएगा। रूल 3(2) ये कहता है कि आईओ साइट प्लान में ये सारी की सारी चीजें डिस्क्लोज करेगा विच आर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट एच। रूल 3(3) ये कहता है
कि स्केच के साथ एक स्केल्ड साइट प्लान भी बनाया जाएगा जो कि एक पुलिस ड्राफ्ट्समैन बनाएगा। रूल 3.4 ये कहता है कि पंचनामे की डिटेल साइट प्लान में मार्क करी जाएंगी और कोरिलेट की जाएंगी। वेल, आई थिंक थोड़ा हैवी ड्यूटी हो गया, शायद आपको ये सारा इन पिक्चर से और चीज़ों से ना समझ में आया हो। अगर आपको इस रूल के ऊपर पर्टिकुलरली ये सब चीज़ें समझने के लिए एक वीडियो चाहिए तो मुझे कम से कम इस वीडियो के ऊपर 100 कमेंट्स चाहिए विद इन अ स्पैन ऑफ 2 मंथ्स। और अगर आ जाते हैं तो मैं इस पॉइंट के ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। कमेंट सेक्शन के अंदर #rule3 लिखना मत भूलिएगा। चलिए अब चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट रूल के ऊपर, रूल 4 के ऊपर। इसके अंदर यह बोला गया है कि ट्रायल के दौरान आईओ जिन जिन चीजों के ऊपर रिलाय करेगा, जैसे कि 161 की स्टेटमेंट, 164 की स्टेटमेंट्स, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, एग्जिबिट्स, इन सब को वो एक्यूज को प्रोवाइड करेगा। एक कॉपी एक्यूज को दी जाएगी इन सब चीजों की। आइए अब चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक रूल है, रूल 5, विच इज रिलेटेड टू फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। इसके अंदर यह इंस्ट्रक्ट किया गया है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ऑर्डर ऑफ फ्रेमिंग चार्जेस शेड्यूल 2 और फॉर्म 32 के हिसाब से ही फ्रेम करना होगा और पर्सनली एक जज को ही ये ऑर्डर फ्रेम करना होगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो एक थम्स अप वुड रियली बी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 ट्रायल के ऊपर। रूल 6.1 एंड 6.2 ये कहता है कि जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड करी जाएगी और अगर कोई स्टेटमेंट रीजनल लैंग्वेज के अंदर है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर इंश्योर करेगा कि वो स्टेटमेंट इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट की जाए, या तो वो खुद उसे ट्रांसलेट करेगा या को ट्रांसलेटर के द्वारा उसको ट्रांसलेट कराएगा। आई थिंक ये रूल इसलिए बनाया गया है ताकि ऑल ओवर इंडिया एक यूनिफॉर्मिटी हो सके स्टेटमेंट्स के अंदर, बिकॉज जब भी कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है अगर वो रीजनल लैंग्वेज में होती है और उसी की कॉपी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत मुश्किल है उस स्टेटमेंट को पढ़ के उसके ऊपर रिलाई कर। रूल 6.3 ये कहता है विदाउट एक्सेप्शन प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसी भी विटनेस की स्टेटमेंट के बाद उसकी स्टेटमेंट बोल के सुनाएगा। आई डोंट नो ये कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है बिकॉज ऑफ केस लोड्स इन इंडिया। रूल 6.4 ये कहता है कि हर कोर्ट के अंदर ट्रांसलेटर अवेलेबल कराया जाएगा और जज को उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर ट्रेनिंग दी जाएगी रीजनल लोकल लैंग्वेज के अंदर। चलिए अब चलते हैं इस रूल के लास्ट सब रूल के ऊपर जो कहता है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक बारी में सिर्फ एक ही एविडेंस रिकॉर्ड कराएगा। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो ये जानते हैं कि प्रैक्टिकली ये कितना मुश्किल है। जब एक कोर्ट चल रही होती है तो एक साइड रीडर साहब अपना किसी चेक डिसऑनर के कोर्ट केस के अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन या विटनेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहे होते हैं, एक साइड क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा होता है और जज साहब अपने केसेस देख रहे होते हैं और साथ साथ में क्रॉस एग्जामिनेशन को सुन भी रहे होते हैं। और ऐसे में सिर्फ एक ही एविडेंस एक टाइम पे लेना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। जजेस की गलती नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवरलोड है केसेस का कोर्ट्स के अंदर, बट लेट्स सी हाउ दिस रूल ऑल्सो विल बी इम्प्लीमेंटेड। चलिए अब थोड़ा सा पेस पकड़ते हैं और चलते हैं अगले रूल के ऊपर जो कि है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के ऊपर, विच इज रूल 7। रूल 7.1 कहता है कि विटनेसेस की जो स्टेटमेंट है वो अलग अलग पैराग्राफ में डिवाइड करी जाएगी। रूल 7.2 कहता है कि जो भी विटनेसेस हैं उन्हें नंबरिंग दी जाएगी, जैसे कि हमने पिछली वीडियो के अंदर भी आपको बताया था। प्रोसिक्यूशन, डिफेंस और कोर्ट विटनेसेस को नंबर दिया जाएगा PW1, DW1 या CW1 के मुताबिक। रूल 7.3 कहता है कि चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन की डेट्स उनकी स्टेटमेंट के ऊपर मेंशन करी जाएंगी। रूल 7.4 कहता है जहां तक पॉसिबल होगा स्टेटमेंट्स को क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में रिकॉर्ड करा जाए। रूल 7.5 ये कहता है कि प्रोसिक्यूशन या डिफेंस की जो भी ऑब्जेक्शन होगी ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन उन्हें रिकॉर्ड करा जाएगा, उसी वक्त उसको डिसाइड भी करा जाए। रूल 7.6 कहता है कि विटनेस का नाम और नंबर हर डेट के ऊपर रिकॉर्ड किया जाएगा अगर उस डेट के ऊपर वो एविडेंस पूरा रिकॉर्ड होने से रह गया। ये हुआ रूल 7। आई होप मैं पेस पकड़ पा रहा हूं और आप मेरे साथ अभी तक बने हुए हैं। अगर अभी तक बने हुए हैं एक थम्स अप
would really be appreciated. Rule 8 exhibiting of material objects and evidence के बारे में है। चलिए आइए जल्दी से रूल 8 को भी डिस्कस कर लें। रूल 8.1, रूल 8.2, रूल 8.3 कहता है कि प्रोसिक्यूशन, डिफेंस और कोर्ट विटनेसेस, कोर्ट के एग्जिबिट्स को उनके विटनेसेस के नंबर से रेफरेंस दिया जाएगा। रेफरेंसिंग कुछ इस तरह से होगी, मान लीजिए प्रोसिक्यूशन का एग्जिबिट है और PW1 का एग्जिबिट है, मतलब प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 का है, तो P1/PW1। अगर मान लीजिए डिफेंस के विटनेस नंबर 3 का एविडेंस है, एग्जिबिट है, और ये एग्जिबिट भी 3 नंबर है, तो D3/DW3। सिमिलरली कोर्ट के विटनेस का भी इसी तरह से, कोर्ट के एग्जिबिट का भी इसी तरह से रेफरेंस दिया जाएगा। और मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को MO1 एंड MO2 का रेफरेंस दिया जाएगा। और अगर कोई चीज प्रूफ के साथ कोर्ट के आगे नहीं दी गई है तो उसमें ब्रैकेट में सब्जेक्ट टू प्रूफ भी जरूर लिखा जाए। रूल 9 ये कहता है कि फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बाद कोई भी एक्यूज अपने नाम से रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, उसका एक्यूज नंबर 1, एक्यूज नंबर 2 या एक्यूज नंबर 3 से उसका रेफरेंसिंग दिया जाएगा। सिर्फ इसका एक ही एक्सेप्शन है, दैट इज विटनेस आइडेंटिफिकेशन के टाइम पर। रूल 9.3 ये कहता है कि अगर किसी भी पुलिस रिपोर्ट के अंदर कोई भी विटनेस मेंशन्ड है और उसे एग्जामिन नहीं किया गया है तो उसका रेफरेंस नाम और नंबर के हिसाब से दिया जाएगा। ये फिर से रिपीट क्यों किया गया है ये मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि रूल 8 के अंदर ये ऑलरेडी कवर्ड है। अगर आपके कोई और थॉट्स हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए ताकि मैं भी इसे समझ सकूं और अच्छी तरह। रूल 10 कहता है रेफरेंस टू सेक्शन 161 एंड 164 CRPC के बारे में। इसके अंदर ये मेंशन किया गया है, जो कि हम लोगों ने रिकमेंडेशन के अंदर भी पढ़ा था, कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान अगर कोई भी स्टेटमेंट कोई भी लॉयर किसी की कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो उसका सिर्फ वो रेलेवेंट पोर्शन ही एक्सट्रैक्ट करके क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे लिखा जाएगा। इसको और ढंग से समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मान लीजिए डिफेंस जो है वो प्रोसिक्यूशन का विटनेस नंबर 1 को क्रॉस एग्जामिन कर रहा है। अब जब उसको वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा है चीफ के हिसाब से और उसकी कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है उसकी स्टेटमेंट के अंदर, जो कि 161 की स्टेटमेंट है, तो 161 की स्टेटमेंट का सिर्फ वो रेलेवेंट पार्ट जिससे कॉन्ट्रडिक्ट किया गया, जिससे उस लॉयर ने क्रॉस एग्जामिनेशन में कॉन्ट्रडिक्ट किया है, वो पार्ट क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे भी एक्सट्रैक्ट करके डाला जाएगा। और अगर वो एक्सट्रैक्ट करके डालना पॉसिबल नहीं है तो उस पर्टिकुलर पैराग्राफ का स्टार्टिंग से लेके एंड तक पार्ट एक्सट्रैक्ट करके उस क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर लिखा जाएगा। लास्टली इसमें यह भी बोला गया है कि सेक्शन 161 एंड 164 CRPC की स्टेटमेंट को ओमनीबस मार्किंग नहीं करी जाएगी। रूल 11 मार्किंग ऑफ कन्फेशनल स्टेटमेंट। वेल, इस रूल के अंदर यह बोला गया है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैव टू एंश्योर कि सेक्शन 8 या सेक्शन 27 के अंदर अगर कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट है तो उसको एक सेपरेट शीट के ऊपर एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और उसे एक सेपरेट एग्जिबिट की तरह भी मार्क करा जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जो कि है जजमेंट्स के बारे में, चैप्टर 4। वेल, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला रूल है रूल 12, जो कि प्रोसेस एंड प्रोसीजर ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ जजमेंट्स के बारे में डिस्कस करता है। इसमें कुछ फॉर्म्स दिए गए हैं, सो मैं इस रूल के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। रूल 13 कहता है कि एज पर सेक्शन 354 एंड 355 CRPC जजमेंट के अंदर पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, रीजन ऑफ डिसीजन कैप्चर करना जरूरी है। रूल 14 कहता है कि एक्यूज्ड को अगर सेंटेंसिंग दी गई है तो उसका ऑफेंस और सेंटेंसिंग कि उस ऑफेंस में कितनी सेंटेंसिंग की गई है वो मेंशन किया जाएगा, और इन केस ऑफ एक्विटल ये मेंशन किया जाएगा कि उसे रिलीज कर दिया जाए अगर वो पर्सन कन्फाइनमेंट में है। रूल 15 जो प्रोसेस रूल 8 और 9 के अंदर मेंशन किया गया है अबाउट द नंबरिंग एंड रेफरेंसिंग ऑफ विटनेसेस और उनके एग्जिबिट के बारे में, इसके अंदर ये भी जरूर बोला गया है कि अगर किसी विटनेस का नाम मेंशन करना जरूरी है तो उसके साथ ब्रैकेट में उसकी नंबरिंग की भी रेफरेंसिंग करी जाएगी। रूल 16 ये कहता है कि जजमेंट पैराग्राफ वाइज लिखी जाएगी और जजमेंट को डिफरेंट सेक्शन में सेग्रीगेट किया जाएगा। काफी देर हो गई है, आई होप आप मेरे साथ अभी तक बने हुए हैं। आई नो थोड़ी सी वीडियो लंबी जा रही है, बट मैं बहुत कोशिश करूं कि जल्दी हर रूल्स को डिस्कस कर सकूं, क्योंकि ये रूल्स हैं क्रिमिनल प्रैक्टिस को पूरा कवर करते हुए, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही दोस्त। चलिए अब चलते हैं लास्ट चैप्टर पर, जो कि है मिसलेनियस चैप्टर,
बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आइए डिस्कस करते हैं इसके अंदर क्या क्या कवर्ड है। वेल मिसलेनियस चैप्टर का सबसे पहला रूल 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 17 ये कहता है कि हर बेल एप्लीकेशन जो एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास आएगी उसे 3 से 7 दिन के अंदर उसे डिस्पोज ऑफ करना है। अगर वो 3 से 7 दिन के अंदर उसे डिस्पोज ऑफ नहीं कर पा रहा है तो जब वो ऑर्डर देगा तो उसके अंदर उसका रीजन लिखना पड़ेगा कि वो 3 से 7 दिन के अंदर उसे डिस्पोज ऑफ क्यों नहीं कर पाया, और जब वो ऑर्डर आएगा तो उसी दिन एक्यूज को उसकी एक कॉपी भी जरूर दी जाएगी। वेल रूल 17(2) ये बोलता है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर प्रोसिक्यूटर को अपनी डिस्क्रिप्शन के ऊपर एक स्टेटमेंट फाइल करने के लिए बोल सकता है। इस स्टेटमेंट के अंदर क्या होना चाहिए, किस चीज के बारे में ये स्टेटमेंट है, ये मेंशन नहीं किया गया है, तो मुझे भी थोड़ा सा इस रूल को लेके कंफ्यूजन है। अगर आपको पता है ये किस चीज के बारे में है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के मुझे बताइएगा जरूर। रूल 18 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अलावा दूसरे एडवोकेट्स को अपॉइंट करेगी इन्वेस्टिगेशन में असिस्ट करने के लिए। रूल 19 है डायरेक्शन फॉर एक्सपीडिशियस ट्रायल। वेल जूसी पार्ट सबसे लास्ट में बचा के रखा हुआ था। आइए डिस्कस करते हैं कि एक्सपीडाइट करने के लिए ट्रायल को इस रूल्स के अंदर क्या डायरेक्शंस दी गई हैं कि ट्रायल को एक्सपीडिशियसली कंडक्ट किया जाएगा, और स्पेशली तब जब विटनेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी शुरू हो गई हैं तब डे टू डे प्रोसीडिंग्स करी जाएंगी। वेल प्रैक्टिकली ये बहुत मुश्किल है। हम लोग सब देखते हैं कि डे टू डे प्रोसीडिंग्स करना कितना प्रॉब्लमैटिक है, और इसके अंदर ये भी बोला गया है कि अगर डेट देना ज़रूरी है तो उसका रीज़न भी रिकॉर्ड किया जाएगा कि एडजर्नमेंट क्यों करी गई है। हम सब ने देखा है कि सेक्शन 138 के अंदर जो केसेस होते हैं विच इज़ चेक डिसऑनर केसेस, उसके अंदर बहुत बार डायरेक्शन आ चुकी है। एक्ट के अंदर भी लिखा गया है कि 6 महीने के अंदर ट्रायल को कंक्लूड किया जाएगा, जबकि इन ट्रायल्स को 2 से 3 साल कहीं नहीं जाते हैं पूरा होने में। सो लेट्स सी कि इस पर्टिकुलर रूल को कितना इम्बाइब किया जाता है और कितना फोर्सफुली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए। रूल 19(2) ये कहता है कि अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को लगता है कि ट्रायल को पोस्टपोन करना ज़रूरी है तो वो ट्रायल या प्रोसीडिंग्स को पोस्टपोन कर सकते हैं आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीज़न देयर ऑफ। इसमें एक और बात बहुत ज़रूरी दी गई है कि अगर विटनेस किसी डेट के ऊपर आ गया है तो उस डेट के ऊपर एडजर्नमेंट नहीं दी जाएगी अनलेस एंड अनटिल स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हो, और अगर दी गई तो उसका रीज़न भी रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इसके अंदर ना स्पेशल सर्कमस्टेंसेस वर्ड जो है वो यूज़ किया गया है। सो एक्सप्लिसिटली स्पेशल सर्कमस्टेंसेस यूज़ करने का मतलब ये है कि कोर्ट एक्चुअली चाहती है कि अगर विटनेस आ जाए तो उस डेट के ऊपर एडजर्नमेंट नहीं दी जाएगी, क्योंकि हम सब ये समझते हैं कि ये बहुत दावपेच की तरह भी यूज़ किया जाता है कि विटनेस को बुला लिया जाए, फिर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन ना किया जाए या किसी वजह से डेट ले ली जाए। सो कोर्ट ने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी एम्फसाइज किया है। रूल 19(3) ये कहता है कि सेशन के केसेस को किसी भी काम या किसी भी केस के ऊपर इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी और डे टू डे प्रोसीडिंग्स की जाएंगी, और अगर एडजर्नमेंट की ज़रूरत है तो रीज़न रिकॉर्ड किया जाएगा। ये स्पेशली बोला गया है, तो आई थिंक सेशन के केसेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट थोड़ा ज़्यादा एम्फसाइज करना चाहती है। वेल ये हो गए हमारे सारे रूल्स कवर। इन रूल्स के अंदर 3 फॉर्म्स भी दिए गए हैं, फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी। मैं कोशिश करूंगा कि ये फॉर्म्स में जल्द से जल्द और ये रूल्स इंडियन बेयर एक्ट पैक एप्लीकेशन जो हमारी एप्लीकेशन है उसके अंदर अवेलेबल करा सकूं, ताकि आप लोग इसको एक्सेस कर सकें। इन फॉर्म्स का लिंक भी मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में डाल सकूं। दोस्तों लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, इस वीडियो को बनाने में मुझे 7 से 8 घंटे का सिर्फ कंटेंट क्रिएट करने में लगे हैं, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ़ यू गाइज कैन लाइक दिस वीडियो और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूं कनिष्क अग्रवाल, योर लेगरप्रेन्योर फ्रेंड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।